हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 7 से विकास प्रशासन का क्षेत्र के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं यूनिट 7 से ही प्रशासनिक विकास के बारे में बताने जा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं प्रशासकीय विकास क्या होता है या प्रशासनिक विकास क्या होता है। प्रशासनिक विकास को हम प्रशासकीय विकास भी कहते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे प्रशासनिक विकास का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, साधन और समस्याएं। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जानते हैं कि प्रशासनिक विकास होता क्या है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में विकास प्रशासन के बारे में बताया हूं, विकास प्रशासन के बारे में पढ़ाया हूं कि विकास प्रशासन कब आता है, कब शुरुआत होती है। जैसा कि विकास प्रशासन की शुरुआत 1950 से 1960 के दशक से होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 में शुरू होता है और यह 1945 में समाप्त होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देशों का अस्तित्व आने लगा था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तक विभिन्न कंट्री बरतानिया हुकूमत के गुलाम होते हैं, उपनिवेश होते हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के शिकार होते हैं। विभिन्न देश उपनिवेश होते हैं, जैसे डेनमार्क है और स्पेन है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है। ये विभिन्न देश होते हैं जो व्यापारी देश होते हैं। यह विभिन्न देश, यह जो विभिन्न साम्राज्यवादी देश होते हैं, यह विभिन्न देशों को उपनिवेश बना लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके पश्चात विभिन्न देशों का विउपनिवेशीकरण होने लगता है, विउपनिवेशीकरण होने लगता है, डीकोलोनाइजेशन होने लगता है। और जब विउपनिवेशीकरण होने लगता है तो विभिन्न देश आजाद होते हैं, विभिन्न देश स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम भारत को ले सकते हैं, भारत 1947 में आजाद होता है। इसी तरह से विभिन्न देश आजाद होते हैं, धीरे धीरे विभिन्न देश आजाद होते हैं। लगभग 50-60 देश होते हैं जो ब्रिटिश सरकार के या बरतानिया हुकूमत के कब्जे में होते हैं। तो धीरे धीरे विभिन्न देश आजाद होते हैं। तो जब ये देश आजाद होते हैं तो यह देश पिछड़ेपन के शिकार होते हैं, पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। यह पिछड़ापन क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये पिछड़ेपन के शिकार होते थे, किन किन क्षेत्रों में यह पिछड़ेपन के शिकार थे। सामाजिक क्षेत्र में यह पिछड़ेपन के शिकार थे, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ेपन के शिकार थे, और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ेपन के शिकार थे, और औद्योगिक क्षेत्र में, और इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में यह पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। क्योंकि जो बरतानिया हुकूमत होती है, इनके संसाधनों का, इन पिछड़े देशों के संसाधनों का इतना दोहन कर चुका था कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। उस समय विकास करने के लिए कुछ इनके पास बचा ही नहीं था। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, जब ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़कर चली जाती है या फिर अन्य देशों को छोड़कर अपने देश चली जाती है, वहां का प्रशासन वहां के लोगों के हाथों में सौंप देती है। जब विउपनिवेशीकरण के चंगुल से विभिन्न देश आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे सामाजिक समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, राजनीतिक समस्या होती है, औद्योगिक समस्या होती है, सांस्कृतिक समस्या होती है, और इसके अलावा यह विभिन्न क्षेत्रों में पीछे होते हैं, यानी कि काफी पिछड़ापन होता है। इनमें गरीबी होती है, भूखमरी होती है, बेकारी होती है, अशिक्षा और स्वास्थ्य की कमी या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की कमी इत्यादि विभिन्न समस्याएं इनमें विद्यमान होती है। तकनीक नहीं होती, तकनीकी समस्या होती है, और ये सारी विभिन्न समस्याएं होती हैं। तो ये सारी समस्याएं इनके अंदर रहती हैं और इनका अभी विकास नहीं हुआ होता है। अब
इनके देश के जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, राष्ट्रीय नेताओं को यह जिम्मेदारी मिली कि अपने देश को विकसित किया जाए, अपने देश का विकास किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में। यानी कि उस देश का विकास करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? प्रशासन को दे दी गई, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को दे दी गई। और 50 और 60 के दशक में विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट आता है। 50 और 60 के दशक में विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यह जो विकास प्रशासन होता है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपनी नीतियों को पूरा करने के लिए अपनी प्रशासनिक संरचनाओं का विकास करना था। इनके प्रशासनिक संरचनाओं का विकास करना था। प्रशासनिक संरचना, विभिन्न संस्थाओं का विकास करना था, यानी कि जिनके द्वारा प्रशासन के कार्य किए जा रहे थे या किए जाने थे, उनका विकास करना था। तो विकास प्रशासन जो है यह विभिन्न क्षेत्रों में विकास करता है, लेकिन विकास प्रशासन के लिए यह जरूरी होता है कि जो प्रशासन है, प्रशासनिक संरचनाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनका विकास होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक प्रशासनिक संस्थाएं या संरचनाएं विकसित नहीं होंगी या उनका विकास नहीं होगा, तब तक हम विकास प्रशासन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, विकास प्रशासन के स्वप्न को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या बन गया? प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन करना, उनमें गतिशीलता लाना, उनको आधुनिक बनाना, यही क्या है? विकास प्रशासन है। यही विकास प्रशासन है। या विभिन्न संस्थाओं का विकास जब हम करते हैं तो वह प्रशासनिक विकास की श्रेणी में आता है। आइए समझते हैं प्रशासनिक विकास के अर्थ को। अर्थ क्या है इसका? व्हाट इज मीनिंग? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जैसा कि डेवलपमेंट से स्पष्ट है विकास। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, जैसा कि हमने अभी बताया कि प्रशासनिक संरचनाओं का विकास करना, उनको आधुनिकतम रूप देना, उनको तकनीकी से लैस करना, उनमें वे सारी सुविधाएं देना जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को पूर्ति कर सके, लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, यानी कि विभिन्न सुविधाओं से संपन्न बनाना और अत्याधुनिक सुविधाएं देना, विभिन्न प्रशासनिक संरचनाओं को अत्याधुनिक सुविधाएं देना, जिससे कि किसी भी कार्य में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो सके। प्रशासनिक विकास का तात्पर्य है कि विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परंपरागत कमियों को दूर करके प्रशासनिक कुशलता एवं क्षमता का विकास करना, प्रशासनिक क्षमता एवं कुशलता का विकास करना और उस प्रशासनिक विकास को नवीन एवं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। तो प्रशासनिक विकास के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विकास कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विकास करते हैं, जैसे कि प्रशासनिक संरचनाओं का विकास करते हैं, पद्धति का विकास करते हैं, व्यवहारों का विकास करते हैं, प्रतिमानों का विकास करते हैं, प्रक्रियाओं का विकास करते हैं, तकनीकियों का विकास करते हैं। इन सभी में हम सुनियोजित परिवर्तन करते हैं। इन सभी पद्धतियों में, तकनीकियों में, प्रक्रियाओं में और विभिन्न क्षेत्रों में हम परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके उनको परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं और उन विभिन्न क्षेत्रों का परिवर्तन करके हम उनको परिस्थितियों के अनुकूल ढालते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। और विभिन्न जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनको कुशल बनाया जाता है, दक्ष बनाया जाता है, कार्यशील बनाया जाता है, उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया जाता है, उनके व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है और उनको तकनीकी से युक्त बनाया जाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही सारे विकास कार्य संपन्न किए जाते हैं। जब तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी दक्ष नहीं होंगे, कुशल नहीं होंगे, तब तक हम विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रशासनिक विकास के लिए हमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करना होगा, उनको दक्ष करना होगा। आइए देखते हैं कुछ विद्वानों ने जिन्होंने प्रशासनिक विकास की परिभाषा दी है। पहला परिभाषा प्रोफेसर रिक्स का कहना है कि प्रशासनिक विकास निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों को उपयोग करने की बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान है। वहीं जे.एन. खोसला का कहना है कि नौकरशाही की नीतियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों, कार्य पद्धतियों, संगठनात्मक संरचनाओं तथा भर्ती प्रतिमानों, विभिन्न प्रकार के विकास, सेवी वर्ग तथा प्रशासन के ग्राहकों के साथ संबंध, प्रतिमानों की संख्या एवं विशेषताओं में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन कर, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक
दोनों प्रकार के सुधार प्रशासनिक विकास का पर्याय है। प्रशासनिक विकास में हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन करते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। वहीं गेराल्ड क्रेडन का कहना है, तीसरी परिभाषा है गेराल्ड क्रेडन। गेराल्ड क्रेडन का कहना है कि प्रशासनिक सुधारों का अर्थ है तो उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य कुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए कृत्रिम ढंग से अर्थात जानबूझकर परिवर्तन किए जाते हैं। यानी कि प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए हम जानबूझकर परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो तीन विद्वानों ने परिभाषा दी है, इन परिभाषाओं के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं कि विकास प्रशासन का ही एक अंग है। प्रशासनिक विकास क्या है? यह विकास प्रशासन का ही एक अंग है, यह अलग से नहीं है, प्रशासनिक विकास नहीं है। प्रशासनिक विकास अलग से कोई प्रशासनिक विकास अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह विकास प्रशासन का एक हिस्सा है। विकास प्रशासन के अंतर्गत ही हम प्रशासनिक विकास का अध्ययन करते हैं और इस प्रशासनिक विकास में विभिन्न सुधारों को महत्व दिया जाता है और यह प्रशासन की परंपरागत प्रक्रियाओं, पद्धतियों, नियमों, मापदंडों में समयानुकूल परिवर्तन करना चाहता है। इसके अलावा यह जो प्रशासनिक विकास होता है, यह प्रशासनिक क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि करना चाहता है। प्रशासनिक विकास क्रमबद्ध, सुनियोजित और समयानुकूल होता है और प्रशासन तंत्र में समयानुकूल परिवर्तन व संशोधन करना चाहता है। तो इस तरह से प्रशासनिक विकास के द्वारा हम प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रशासनिक पद्धतियों में परिवर्तन कर सकते हैं, विभिन्न नियम कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, विभिन्न संस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और विभिन्न परिवर्तन करके उसको समयानुकूल बनाते हैं और गतिशील बनाते हैं और जिससे कि विकास कार्य तेजी से संपादित किया जा सके, तेजी से संचालित किया जा सके। अतः इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक विकास प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासनिक संरचना, संगठन, प्रक्रियाओं, नियमों, कानूनों, व्यवहारों, लक्ष्यों तथा कार्यशैली में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और प्रशासनिक विकास में नवाचार के द्वारा विकास किया जाता है। नवाचार यानी कि इनोवेशन, नवाचार यानी कि नई आचार, नया व्यवहार, अर्थात नवाचार के द्वारा हम नई नई तकनीकियों को अपनाते हैं, नए नए मेथड को अपनाते हैं और इनके द्वारा हम प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं, क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उन सेवाओं में परिवर्तन करते हैं, लोगों के विचारधारा को परिवर्तित करते हैं। नवाचार के द्वारा ये विभिन्न कार्य किए जाते हैं और उनमें परिवर्तन करके ही विभिन्न संस्थाओं का विकास किया जाता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन में अंतर क्या है। प्रशासनिक विकास क्या है, प्रशासनिक विकास क्या है, विकास प्रशासन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो प्रशासनिक विकास है यह विकास प्रशासन का ही एक हिस्सा है और जो विकास प्रशासन है यह देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करना चाहता है, उनमें विकास करना चाहता है, सामाजिक विकास करना चाहता है, राजनीतिक विकास करना चाहता है, औद्योगिक विकास करना चाहता है, विभिन्न विकास करना चाहता है। और यह जो विकास प्रशासन है यह प्रशासनिक विकास के द्वारा ही संभव है। जब तक प्रशासनिक विकास नहीं होगा तब तक हम विकास प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं, विकास प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रशासनिक विकास के अंतर्गत नई नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, नई नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है और विकास प्रशासन का उद्देश्य जो होता है यह लोक कल्याणकारी होता है, वेलफेयर होता है, वेलफेयर स्टेट का स्वप्न देखता है, यह लोक कल्याणकारी होता है। जबकि प्रशासनिक विकास क्या है, यह एक संकुचित है और यह विकास प्रशासन के लक्ष्य में सहायक होता है, यह संकुचित है और यह विकास प्रशासन के लक्ष्य में सहायक होता है। विकास प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया होती है, व्यापक पैमाने पर विकास करना चाहती है और जो प्रशासनिक विकास होता है यह इसी का ही एक हिस्सा होता है, इसी का एक अंग होता है। विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास को आधार प्रदान करता है और यह प्रशासनिक विकास जो होता है यह विकास प्रशासन के लक्ष्यों को पूरा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासनिक विकास प्रशासन के ही अंतर्गत है, एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, एक साधन है कि प्रशासनिक विकास के द्वारा हम विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रशासनिक विकास की विशेषताएं क्या होती है। इसकी पहली विशेषता है कार्य कुशलता से संबंध। प्रशासनिक विकास किससे संबंध रखती है? स्किल डेवलपमेंट से संबंध रखती है। स्किल, इसका कार्य होता है स्किल डेवलप करना। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट
कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण, लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके द्वारा लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो विकास प्रशासन का तो प्रशासनिक विकास के अंतर्गत यह कार्य कुशलता से संबंध रखता है, यानी कि इसके द्वारा हम सभी लोगों को कार्य कुशल बनाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक संस्थाएं हो, या उस देश की व्यवस्था प्रणाली हो, सिस्टम हो, उस देश का सिस्टम है, उसको हम दक्ष बनाते हैं ताकि वह अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके, अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके, अपने संसाधनों में वृद्धि कर सके और अधिक से अधिक विकास कार्य कर सके। प्रशासनिक विकास के द्वारा प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाता है, प्रशासन को नवीन सुविधाएं दी जाती है, नई नई तकनीकियां दी जाती है, नए नए पद्धतियों के द्वारा नए नए पद्धतियों के द्वारा जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। नए नए प्रविधियों के द्वारा, नई तकनीकियों के द्वारा प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अपने कार्यों को प्राप्त करते हैं। जो प्लानिंग होती है, उनकी जो योजना होती है, उस योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में पिछड़ापन, राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ापन, औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़ापन, आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ापन, शैक्षिक क्षेत्रों में पिछड़ापन, चिकित्सीय क्षेत्रों में पिछड़ापन, ये जो विभिन्न पिछड़ापन होता है, इसको हम दूर करते हैं किसके द्वारा? उस संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को दक्ष बनाकर, यानी कि प्रशासनिक आधुनिकीकरण के द्वारा हम प्रशासन का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, हम प्रशासन का आधुनिकीकरण कर देते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबद्ध जो प्रशासनिक विकास होता है, इसका संबंध प्रजातांत्रिक मूल्यों से होता है। यह प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होता है? जैसे कि उत्तरदायित्व की भावना, प्रशासकीय अधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व की भावना विकसित किया जाता है, सहयोग की भावना विकसित किया जाता है, कर्तव्यनिष्ठ होने की भावना विकसित किया जाता है और सम्मान की भावना विकसित की जाती है कि वह सभी नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखें। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकारों का सम्मान करना भी लोगों को सिखाया जाता है। तो इस प्रशासनिक विकास के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नागरिक हो, सबके बीच प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है, सबके साथ समान व्यवहार करना होता है, सबको समानता और बंधुत्व का पालन करना सुनिश्चित सिखाता है। जो भी हमारे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना हो, समाज के प्रति, देश के प्रति, उन कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना हो और वह कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करे। उनके बीच कर्तव्यों की भावना हो, सहयोग की भावना हो। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बीच सहयोग की भावना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों में जब सहयोग की भावना नहीं होती है तो कार्य यथाशीघ्र नहीं हो पाते हैं, कार्यों में विलंब होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। उनके जो कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटी है, वह अपनी ड्यूटी का पालन करें, कर्तव्यनिष्ठ बने, सबको सम्मान की दृष्टि से देखें, नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखें और नागरिकों को भी उतना सम्मान दें जितना अधिकारियों को सम्मान देते हैं, यानी कि नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें। तो इस प्रशासनिक विकास के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जाता है। विकास प्रशासन की पूर्वावस्था, यह जो प्रशासनिक विकास है, यह विकास प्रशासन की पूर्वावस्था है। पूर्वावस्था का मतलब यह पूर्व की अवस्था है, यानी कि विकास प्रशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है? जब हमारे पास नई नई तकनीकी हो, उद्योग, नए नए प्रविधियां हो, प्रक्रियाएं हो, नई प्लानिंग हो, इनके द्वारा हम विकास प्रशासन के लक्ष्य को पूरा करते हैं। लेकिन किसी भी योजना को संपादित करने के लिए हमें एक संगठन की जरूरत होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लोगों ने लोक प्रशासन में पढ़ा होगा। संगठन क्या है और संगठन के सिद्धांत। संगठन यानी कि प्रशासनिक तंत्र किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। जैसे कि रक्षा और गृह संबंधी कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय की स्थापना की गई है और इसी तरह से परिवहन को देखने के लिए परिवहन मंत्रालय की स्थापना की गई है और विभिन्न कार्यों को देखने के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की गई है। तो जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को कार्य रूप में परिणत करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? स्टाफ की आवश्यकता होती है। जैसा कि लूथर गुलिक का पोस्ट कार्य संबंधी दृष्टिकोण, उसने पोस्ट कार्य में सब बताया है कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे पूरा करते हैं, अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, लोक कल्याणकारी कार्यों को कैसे लागू करते हैं।
कोई भी नई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए एक विभाग बनाया जाता है और उस विभाग को विभिन्न दायित्व दिए जाते हैं, विभिन्न कर्तव्य दिए जाते हैं, विभिन्न नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको संसाधन दिए जाते हैं और उन संसाधनों के द्वारा जो विभाग होता है अपने लक्ष्यों में, अपने प्लानिंग को पूरा करने का प्रयास करता है, कार्य करने का प्रयास करता है। तो विकास प्रशासन की यह पूर्व अवस्था है। जो प्रशासनिक विकास है, सबसे पहले हमें प्रशासनिक विकास करना होगा, तब हम विकास कर पाएंगे। विकास कैसे कर पाएंगे? जब हम प्रशासनिक विकास करेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। तो विकास प्रशासन, तो प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन की पूर्वावस्था है, यानी कि यह पूर्व की अवस्था है। जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र होता है 1947 में, तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। यूं मान लीजिए कि कुछ भी नहीं था, जो भी था अंग्रेजों के सिस्टम पर आधारित था, अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था थी। हमारे भारत का स्वयं कोई नया सिस्टम नहीं था, वह पूर्व की चली आ रही सिस्टम के आधार पर ही योजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन जब प्रथम चुनाव होता है 1952 के पश्चात, 1951 में प्रथम चुनाव होता है, तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर सरकार के द्वारा विभिन्न संस्थाओं का गठन किया जाता है। उस संस्थाओं का गठन सरकार के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, संगठन बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के विभाग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन केवल विभाग स्थापित कर देने से, योजना बना देने से, नीतियां बना देने से हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, वह भी दक्ष होने चाहिए, वह भी कुशल होनी चाहिए। क्योंकि उस समय हमारा भारत देश अभी आजाद हुआ था, तो उस समय उतनी कुशलता नहीं थी, उतनी दक्षता नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, दक्षता भी बढ़ रही है, कुशलता भी बढ़ रही है। यानी कि जो काम पहले केवल फाइलों में होते थे, अब जो है वह उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, आप घर बैठे कहीं भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए, उनको संसाधन देना चाहिए, उनको कुशल बनाना चाहिए, उनको दक्ष बनाना चाहिए। और जब प्रशासनिक अधिकारी कुशल होंगे, दक्ष होंगे, अनुभवी होंगे, तभी हम विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो प्रशासनिक विकास है, यह विकास प्रशासन की पूर्वावस्था है। आइए अब देखते हैं उद्देश्य। प्रशासनिक विकास के उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक विकास के क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है प्रशासनिक क्षमता की वृद्धि करना। यह प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करना चाहता है, यानी कि प्रशासन को दक्ष बनाना चाहता है, कुशल बनाना चाहता है और अधिक से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहता है। तो यह प्रशासनिक क्षमता की वृद्धि करना चाहता है कि प्रशासन अधिक से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर सके। या कोई नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, नवीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारा प्रशासन तंत्र ऐसा है कि हम उसकी सामना कर सके। तो यह प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करना चाहता है और यह प्रशासनिक संरचनाओं का पुनर्गठन करना चाहता है। विकास प्रशासन के अंतर्गत हम जितनी भी हमारी प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं, जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम डेवलप करते हैं और कभी कभी पुनर्गठन करते हैं। हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए या तो नई संस्थाओं का गठन करते हैं, या जो पुरानी संस्थाएं होती हैं उन्हीं संस्थाओं को पुनर्जीवित कर देते हैं, पुरानी संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं और उसको फिर नया रूप दे देते हैं, उसी के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो इसके द्वारा प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करना होता है, प्रशासनिक संरचनाओं का पुनर्गठन करना होता है, विकासात्मक रुचि में वृद्धि करना होता है। इसका उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक विकास करें, क्योंकि हमारा प्रशासन तंत्र जब मजबूत होगा, जब अस्थायी होगा, जब कुशल होगा, तकनीकी से लैस होगा, तो हम अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, विकासात्मक कार्यों में रुचि ले सकते हैं और इसके द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों वर्ग में यह रुचि पैदा की जाती है कि वह विकास कार्य कैसे करें और विकास कार्य वह कैसे करें। चौथा है प्रशासकों को कुशल बनाना। इसके द्वारा प्रशासकों को कुशल बनाया जाता है। प्रशासकों को कुशल कैसे बनाया जाता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको विभिन्न तकनीकी से लैस किया जाता है और तो समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के द्वारा उनको लैस बनाया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा उनको कुशल बनाया जाता है। सीमित संसाधनों का उचितम उपयोग करना। जब हमारा प्रशासनिक विकास मजबूत होता है, तो इस प्रशासनिक विकास के द्वारा जो हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं,
उसका उचितम उपभोग करते हैं। इसके द्वारा सीमित संसाधनों का उचितम उपभोग करने पर बल दिया जाता है, यानी कि आपके पास संसाधन कम हो और लोग अधिक हों तो आप कैसे वितरित करेंगे, यह प्रशासनिक कुशलता निर्भर करती यह प्रशासनिक कुशलता के ऊपर निर्भर करती है कि प्रशासन उनको किस प्रकार का वितरण करता है, कैसे वितरण करता है। आधुनिक तकनीकों को बढ़ाना, इसके अलावा प्रशासनिक विकास का उद्देश्य होता है आधुनिक तकनीकी को बढ़ाना। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी आ गई है। जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में देख सकते हैं कि विभिन्न तकनीकी टेक्नोलॉजी है जिससे कि बड़े बड़े रोगों का पता लगाया जा सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से हम प्रशासन के क्षेत्र में देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा सभी कार्यों को शीघ्र निपटाया जा सकता है, यानी कि विभिन्न तकनीकियां जो हैं उन तकनीकियों के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सकता है। आधुनिक तकनीकी को बढ़ाना है। जैसे हम पूर्व में परंपरागत सिस्टम के आधार पर खेती करते थे, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आधुनिक तकनीकियां आ गई हैं और आधुनिक तरीके से, उन्नत तरीके से हम खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो कृषि कार्यों में, उद्योग धंधों में और प्रशासकीय कार्यों में हम नई नई तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। सातवां है नौकरशाही की बुराइयों को दूर करना और भ्रष्टाचार को दूर करना। जब प्रशासनिक विकास होगा तो नौकरशाही की जो बुराई है उसको दूर की जा सकती है। जैसे नौकरशाही की बुराइयां क्या है, लेट लतीफी है, नौकरशाही है, लचीली व्यवस्था है और कार्यों में विलंब है वगैरह, विभिन्न प्रकार की नौकरशाही की बुराइयां हैं। तो इस प्रशासनिक विकास के द्वारा हम नौकरशाही की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन यानी कि डिजिटलाइजेशन के द्वारा काफी हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है, तो इस तरह से नौकरशाही की बुराइयों को दूर किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार और दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले के प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार कुछ और होते थे, आज हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार और उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन करने का जोर दिया जाता है। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन करना और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, नई विचारधाराएं लाना, समय के अनुसार चलना, वैज्ञानिक तकनीकी अपनाना, इन विभिन्न पद्धतियों के द्वारा उनके व्यवहारों में और दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया जाता है। तो उद्देश्य के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रशासनिक विकास की विशेषताएं और उद्देश्य। आइए अब हम देखते हैं प्रशासनिक विकास के साधन और समस्याएं। प्रशासनिक विकास का साधन क्या है? पहला साधन है प्रशासनिक सुधार, दूसरा नवाचार, तीसरा पारिस्थितिकी, चौथा तकनीकी। ये विभिन्न साधन हैं जिससे कि प्रशासनिक विकास को कुशल बनाया जा सकता है। जैसे पहला हम लेते हैं प्रशासनिक सुधार। चूंकि प्रशासन में विकास के लिए समय समय पर लोक सेवाओं में सुधार करना आवश्यक होता है, जो लोक सेवाएं होती हैं उस लोक सेवाओं में सुधार करना आवश्यक होता है। और भारत में लोक सेवाओं में सुधार करने के लिए सबसे पहले 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई 1966 में और मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मोरारजी देसाई क्या थे? इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार या प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। द्वितीय प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। और ये जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने सर्वे करके और अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के सुधार प्रस्तुत किए थे, प्रशासकीय सुधार प्रस्तुत किए थे, सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी कि इस प्रकार इन क्षेत्रों में इस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय समय पर
सुधार आयोग का गठन किया जाता है और सुधार आयोग अध्ययन करके, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट बनाकर वह सरकार को प्रस्तुत कर देता है। और यह सरकार का दायित्व होता है कि वह उस सुधार आयोग के रिपोर्ट को लागू करे या न करे, संस्तुतियों को लागू करे या न करे। तो हम समय समय पर हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पद्धतियों का, प्रणालियों का इत्यादि विभिन्न चीजों का हम सुधार करते हैं। तो प्रशासनिक सुधार के द्वारा हम प्रशासनिक विकास को सक्षम बना सकते हैं। दूसरा है नवाचार, इनोवेशन, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? नई नई पद्धतियों का प्रयोग, नए विचारों का प्रयोग, नई दृष्टिकोणों का प्रयोग, नई टेक्नोलॉजियों का प्रयोग। ये क्या है? यह नवाचार है। यानी कि जब हम नई बातों को ग्रहण करते हैं, नई पद्धति को ग्रहण करते हैं, हमें कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, किन परिस्थितियों में करना है और कहां पे करना है, जब हम इन सभी अध्ययन के क्षेत्र में नई तकनीकियां लाएंगे, नई प्रविधियां लाएंगे, तभी हमारे अध्ययन सफल हो सकते हैं, तभी हमारे अध्ययन सफल हो सकते हैं। यानी कि परंपरागत प्रशासन में नवाचार लाकर ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। जो हमारा परंपरागत प्रशासन होता है, जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को परिवर्तित करके हम उसको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में परिणित करते हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो इस नवाचार के द्वारा हम विभिन्न विभागों का नवीनीकरण करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं। और हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा इंटरनेट के क्षेत्र में या ऑनलाइन के क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए जा रहे हैं। आज सभी विभागों की कार्यप्रणाली या सभी विभागों की योजनाएं हम ऑनलाइन देख सकते हैं। हमें अब ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो यह भी एक क्रांति है। ऑनलाइन जो हो गई, जो हमारे प्रशासन में सारे कार्यों को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया गया है। ऑनलाइन डाटा हम देख सकते हैं, रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रशासनिक कार्यों में जब नवाचार लाते हैं तो नवाचार के द्वारा ही हमारा विकास होता है। तीसरा है पारिस्थितिकी। किसी भी देश का विकास वहां के भौगोलिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। उस देश में यदि प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो उस देश का विकास यथाशीघ्र हो जाता है। लेकिन जिस देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, वह देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम प्रशासन भी वैसे चलाते हैं, शासन भी वैसे करते हैं जैसे कि उस देश की परिस्थिति होती है। यानी कि आर्थिक परिस्थिति, यानी कि आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण वगैरह, सांस्कृतिक पर्यावरण इत्यादि। यानी कि ये सारे, इन सभी को देखते हुए ही हम विकास कार्य करते हैं। हम किसी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो पहले उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही वहां पर विकासात्मक योजनाएं लागू करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें व्यवहार में जैसा करना होता है उसी के अनुरूप हम प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। जिस क्षेत्र का जिस प्रकार का विकास करना होता है उसी के अनुरूप हम नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के अनुसार भी हम अपनी तकनीकियों में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी पद्धतियों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम प्रशासनिक विकास को पारिस्थितिकी के द्वारा ही संभव कर पाते हैं। चौथा देखते हैं तकनीकी से आप लोग अवगत हैं कि हम प्रशासन में तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तकनीकियों का प्रयोग करने के पश्चात ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। उस देश का विकास वहां की तकनीकी के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश की जितनी अत्याधुनिक तकनीकी रहेगी उस देश का उतना शीघ्र ही विकास होगा। और तकनीकियों के द्वारा ही प्रशासन में नए नए उपकरणों, पद्धतियों, व्यवहारों का प्रयोग करते हैं। तो तकनीकी लानी चाहिए। तो तकनीकी के द्वारा ही हम प्रशासनिक विकास करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासनिक विकास के प्रशासनिक सुधार साधन है। प्रशासनिक सुधार के द्वारा हम विभिन्न संरचनाओं का सुधार करते हैं, पद्धतियों का सुधार करते हैं और नवाचार है, नई नई पद्धतियों, प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, नए विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकी है, यानी कि उस क्षेत्र के या उस देश के पारिस्थितिकी के अनुसार ही हम विकास करते हैं। तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, नवीनतम तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन विभिन्न साधनों के द्वारा हम प्रशासनिक विकास करते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रशासनिक विकास में आने वाली बाधाएं या समस्याएं, प्रशासनिक विकास की समस्याएं क्या है। जैसा कि पिछड़े देशों में, अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में, इन विभिन्न देशों में प्रशासनिक विकास की अनेक समस्याएं विद्यमान होती है। क्योंकि ये देश अभी जल्द से ही आजाद हुए होते हैं और क्योंकि ये देश
अभी जल्द आजाद हुए थे, यानी कि 1945 के पश्चात आजाद होते हैं, और ये काफी पिछड़े थे, अल्प विकसित थे, और कुछ पिछड़े देश शीघ्र ही विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनके बीच, तो इन देशों में, अल्प विकसित देशों में, जैसे कि अफ्रीका के देश हो गए, लैटिन अमेरिका के देश हैं, एशिया के देश हैं, इन देशों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान होती हैं, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं विद्यमान होती हैं, और यह समस्याएं प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं कर, प्रशासनिक कार्यकुशलता में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी कि प्रशासनिक विकास की प्रभावशीलता में कमी लाने का प्रयास करती है। जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आपके प्रभावशीलता में कमी होगी, आपके विकास में कमी होगी। तो आइए देखते हैं कि प्रशासनिक विकास की समस्याएं कौन सी है। पहली समस्या है ऐतिहासिक समस्या, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। यह ऐतिहासिक समस्या क्या है? अधिकतर देशों पर साम्राज्यवादी राष्ट्रों का ही आधिपत्य रहा है, यानी कि अधिकांश देश जो थे, उन देशों पर साम्राज्यवादी ताकतों का ही वर्चस्व रहा है, उपनिवेश ही रहे हैं। और ऐसे में जब उपनिवेश रहे हैं तो उन देशों ने जिस प्रकार की संरचनाएं दी, उसी संरचनाओं को एक्सेप्ट कर लिया, उसी संरचनाओं को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो जो उपनिवेश देश होते हैं, जब उनका विउपनिवेशीकरण होता है तो उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि उनके पास जैसी संस्थाएं होती हैं, जैसी प्रशासनिक संरचना होती है, उसी संस्थाओं और उसी प्रशासनिक संरचनाओं के आधार पर कार्य करती हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों में प्रशासनिक रूढ़िवादिता आज भी बनी हुई है। प्रशासनिक रूढ़िवादिता आज भी बनी हुई है विभिन्न देशों में, यानी कि विभिन्न देशों में प्रशासनिक रूढ़िवादिता आज भी बनी हुई है। जैसे हम भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1948 में भारत छोड़ा, अंग्रेजों ने 47 में आजाद हुआ, 1948 में भारत को छोड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने जो दिया वह उनकी सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से चली आ रही है। इसी तरह से हम प्रशासनिक तंत्र में भी देख सकते हैं, प्रशासनिक तंत्र में भी कुछ रूढ़ियां ऐसी विद्यमान हैं जो 1947 से चली आ रही हैं। तो ये हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करती है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इन सभी रूढ़ियों में परिवर्तन कर देना चाहिए, उन सभी रूढ़ियों को समाप्त कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं में जो संरचनात्मक और संगठनात्मक ढांचा होता है, वह ढांचा भी जर्जर होता है, वह ढांचा भी पुराना होता है, और उसमें यथाशीघ्र परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देश का शासन प्रशासनिक संरचनाओं के द्वारा चलाया जाता है, संगठन के द्वारा चलाया जाता है, और इन संगठनों में, संरचनाओं में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती हैं जो विकास संबंधी कार्यों में बाधा पहुंचाती हैं। इन संरचनाओं के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा कार्य उत्तम प्रकार से नहीं किए जा सकते हैं। इनमें हम देखते हैं कि पद सोपानात्मक ढांचा होता है। देख सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पद सोपानात्मक ढांचा होता है, और इससे कार्यों में विलंब होता है, पद सोपान। कि हम अपनी कोई समस्याएं लेकर या कोई योजना लेकर किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वह फाइल सबसे बड़े अधिकारी के पास जाती है, यानी कि छोटे अधिकारी, फिर बड़े अधिकारी, फिर इस तरह से लैडर, यानी कि सीढ़ी के अनुसार वह उच्च अधिकारी तक पहुंचती है, फिर उच्च अधिकारी से आदेश निम्न अधिकारी तक आते रहते हैं। इस तरह से कार्यों में विलंब होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रशासन के अंतर्गत जो पद सोपानात्मक ढांचा होता है, उस ढांचे के कारण भी हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, विकास कार्यों में विलंब होता है। भ्रष्टाचार, तीसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी प्रशासनिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। प्रशासनिक विकास के लिए समस्याएं क्या है? प्रशासनिक विकास, यानी कि हम प्रशासन का विकास कैसे कर सकते हैं, और प्रशासन के विकास करने में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भ्रष्टाचार उत्पन्न होती है। क्योंकि यदि किसी विभाग में सरकार के द्वारा विभाग का विकास करने के लिए फंड आवंटित किया जाता है, सरकार के द्वारा बजट दिया जाता है, तो विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं, आधा बजट तो ऐसे ही खा जाते हैं, आधा बजट उनकी जेब में चला जाता है, बचता है आधा बजट, और आधे बजट से विकास करते हैं जो कि पर्याप्त नहीं होता है। तो जो भ्रष्टाचार हमारे देश में व्याप्त है, सरकारी सेवाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह भ्रष्टाचार भी प्रशासनिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोक सेवाओं और राजनीति में हम भाई भतीजावाद को देख सकते हैं, परिवारवाद को देख सकते हैं,
पक्षपात को देख सकते हैं, रिश्वतखोरी है और इसके अलावा मूल्य ह्रास है, नैतिकता में कमी है। ये इत्यादि विभिन्न समस्याएं हैं जिन समस्याओं के कारण हम प्रशासनिक विकास नहीं कर सकते हैं। प्रशासन में विकास की संभावना कम नजर आती भ्रष्टाचार के द्वारा। विभिन्न भ्रष्टाचार के द्वारा प्रशासनिक विकास के लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम अपने प्रशासन का विकास नहीं कर सकते हैं, संरचनाओं का विकास नहीं कर सकते हैं, उसमें तकनीकियों का विकास नहीं कर सकते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है किसी मशीन को खरीदने के लिए, वह यदि 1 करोड़ का है तो उसकी बिल प्रस्तुत की जाती है 2 करोड़। उसकी बिल कितनी प्रस्तुत की जाती है? 2 करोड़ प्रस्तुत की जाती है और सरकार से अधिक पैसे लिए जाते हैं। यानी कि सारा पैसा किसकी जेब में जाता है? अधिकारियों की जेब में जाता है, कर्मचारियों की जेब में जाता है और यह हमारे समाज को खोखला कर देते हैं, प्रशासनिक ढांचा को खोखला कर देते हैं, प्रशासनिक संरचनाओं को धाराशायी कर देते हैं। चौथा है राजनीतिक हस्तक्षेप। जब प्रशासन के अंतर्गत राजनीतिक नेताओं का हस्तक्षेप होता है तो भी विकास की संभावना कम होती है। प्रशासनिक विकास नहीं हो सकता है यदि राजनेताओं का हस्तक्षेप हो। यानी कि सरकार के द्वारा यदि प्रशासन को कोई कार्य सौंप दिया गया और किसी विशेष क्षेत्र के विकास करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट सरकार ने किसी जिले को आवंटित कर दिया तो उस जिले के जितने विधायक और नेता होंगे उनको कमीशन चाहिए, उनको वह कमीशन लेने लगते हैं। और इसी तरह से यह कार्य टेंडर के द्वारा कराया जाता है तो जितने भी इंजीनियर होते हैं वगैरह जितने अधिकारी होते हैं सबका कमीशन होता है, उस पैसे से सबका कमीशन होता है। यानी कि उस पैसे से सबका कमीशन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कमीशन खोरी और राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा प्रशासनिक विकास को हम संभव नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से लाल फीताशाही भी होती है। इसी तरह से लाल फीताशाही को भी देख सकते हैं। लाल फीताशाही क्या है कि हम ऑफिसों में जब जाते हैं तो जो फाइलें होती हैं वो लाल फीते से बंधी होती हैं ऑफिस में और वो फाइलें रखी रहती हैं, तब तक रखी रहती हैं जब तक कि हम उस पर जाकर क्वेरी न करें, उस पर जाकर कोई कार्रवाई करने की मांग न करें, हम उनको कोई रिश्वत न दें, तब तक वह फाइल जो क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं या अधिकारी होते हैं वो दबाए रखते हैं। यानी कि ये लाल फीताशाही हर जगह विद्यमान है। चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में जाएं, हर जगह लाल फीताशाही विद्यमान है। जब तक आप अधिकारियों की जेबें नहीं भरेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस तरह से लाल फीताशाही भी रहती है। अनुत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है क्योंकि जो सरकारी सेवक होते हैं वह सरकार के द्वारा सैलरी तो पाते हैं और उनको कार्यों की चिंता नहीं होती है, समाज को उत्तम बनाने की चिंता नहीं होती है और राष्ट्र को उत्तम बनाने की चिंता नहीं होती है और विभिन्न जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सैलरी सरकार के द्वारा तो मिल ही रही है। तो इस तरह से वो कार्यों में उदासीन हो जाते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वह तन मन लगाकर कार्य करते हैं कि सरकारी सेवाओं में हम देख सकते हैं कि ये लाभ की भावना इसमें नहीं रहती है। सरकार नौकरी दे देती है, लोग नौकरी करते हैं, केवल करते रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, केवल वह अपने परिवार का भरण पोषण करते रहते हैं, केवल लूटते रहते हैं। वह न तो देश के विकास में सक्षम होते हैं, न तो राज्य के विकास में सक्षम होते हैं, न तो प्रशासन के विकास में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके अंदर अनुत्तरदायित्व की भावना होती है। जब तक उनको बार बार न कहा जाए तब तक वह कार्य नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि चाहे वह ग्रामीण विकास का कार्यक्रम हो या एक छोटा सा काम अगर आप कराने के लिए जाइए किसी अधिकारी के पास, तो वह अधिकारी उस पर साइन कर देगा, वह रखा रहेगा। वह अब तक महीनों के पश्चात पहुंचती है। यानी कि हम सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन विभिन्न भ्रष्टाचार के माध्यम से हम सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि आज भी स्थिति वही है, केवल सरकार प्रशासन कर रही है तो कर रही है, सरकार प्रशासन कर रही है तो कर रही है। आज भी स्थिति वही है। आज भी अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, यह क्या है, रिश्वतखोर में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यह और इनके पास उत्तरदायित्व की कमी है, विभिन्न तत्वों की कमी है और यह केवल बस एक कार्य कर रहे हैं तो कर रहे हैं, यह कोई नया परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जब सरकार इनको प्रेशर देती है तब यह कहीं जाकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक विकास के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं हैं जिन समस्याओं के कारण प्रशासनिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रशासनिक विकास का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, साधन और समस्याएं। और इस वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अस्थायी और राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, जो कि यूनिट 7 का अंतिम टॉपिक होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।